आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 21 अक्टूबर की शाम का दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है अमन गुप्ता। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक वर्चुअली आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ पाकिस्तान को एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ ढिलाई बरतने को लेकर यहां जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अभी वो ग्रे लिस्ट में है, तो क्या पाकिस्तान को अब की बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है, और रहेगा तो क्यों? भारत में लगातार रोजाना आने वाले कोरोना के केसेस में कमी हो रही है, रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या होगा जब भारत में इसका सेकंड पीक आएगा? बात करेंगे बिहार में चुनाव से पहले लाए गए महागठबंधन कांग्रेस और RJD के घोषणा पत्रों में क्या है और जनता के बीच इन दावों वादों को लेकर कैसा रुझान है। साथ ही सुनवाएंगे बाढ़ में डूबे वैशाली के एक गांव में लोगों से की गई खास बातचीत, उनकी समस्याएं। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। केंद्र सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ कोविड-19 से जुड़े सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप था, लेकिन लोगों को बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत एक भी आरोप का दोषी नहीं माना है। बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होंगे। राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने यह दावा किया है। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दशहरे पर सिक्किम में LAC का दौरा करेंगे और वहां शस्त्र पूजन करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 61,775 नए मरीज मिले हैं और 717 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में महामारी से मरने वालों की संख्या 1.15 लाख के पार जा चुकी है और 76,51,000 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आज से शुरू हो गई है। 3 दिनों की इस बैठक में पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ प्रदर्शनों की समीक्षा की जाएगी। इसमें तय किया जाना है कि पाक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा या नहीं। वहीं पाकिस्तान खुद को इस सूची से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पाकिस्तान FATF के 27 मुद्दों में से 6 पर फेल रहा है। और पाकिस्तान के कराची में आज धमाका हुआ। 2 मंजिला इमारत में यह विस्फोट हुआ है। अब तक इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। विस्फोट के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये एक सिलेंडर ब्लास्ट लगता है। हेडलाइंस के बाद बारी है एनालिसिस की। मैं हूं अमन गुप्ता। आप सुन रहे हैं डेली इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की 3 दिन तक चलने वाली वर्चुअल बैठक आज से शुरू हो गई है। 21 से 23 अक्टूबर तक ये बैठक पेरिस में चलेगी। ये बैठक पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है। दरअसल इसमें FATF पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने की समीक्षा करेगा। पाकिस्तान FATF की ओर से दी गई 6 जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहा है। ऐसे में क्या संभावना लगती है कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे TV में डिप्टी एडिटर और विदेश मामलों की जानकार कमलजीत कौर संधू से। 23 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या नहीं। लेकिन इसकी पूरी संभावना इसलिए लग रही है क्योंकि 27 ऑब्लिगेशन थे जो कि पाकिस्तान को एक्शन प्लान ऑब्लिगेशन अपने पूरे करने थे, जिनमें से सिर्फ वो 21 ही कर पाया है। जो बड़े ऑब्लिगेशन पाकिस्तान पूरे नहीं कर पाया है, उनमें से सबसे बड़ी बात है कि जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम है, मौलाना मसूद अजहर हैं, हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, इस पे कहीं भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरी बड़ी बात है 7600 का एक लिस्ट था जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, यानी उनका एक शेड्यूल 4 था जिनमें ये लिस्ट बनाई गई थी। उससे अचानक से 4000 जो टेररिस्ट हैं वो उस ओरिजिनल लिस्ट से गायब हो गए। तो ये बड़ी आपत्तिजनक जो बात है वो सामने आई है। अच्छा कमलजीत जी, अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आना चाहे तो उसके पास क्या विकल्प हैं?
तो उसे पूरे ऑब्लिगेशन हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान FATF का हिस्सा नहीं है, उसके पास एक और सेकंड पैरेलल ग्रुप है जिसे एशिया पैसिफिक ग्रुप कहा जाता है, जहाँ पे भी उसे मापदंड पूरे करने पड़ते हैं। पर FATF पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान को आता है वो ये है कि जो फाइनेंशियल एड है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या यूरोपियन यूनियन से कहीं से पैसा लेना है, वो नहीं ले पाते हैं। तो जो ऑब्लिगेशन ना फुलफिल करना है, उसका जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो लगातार बना रहता है, और ये काफी अहम भी है अगर हमें आतंकवाद को रोकना है। हालांकि चीन ने काफी लाइन लिया है कि एक साथ मिलकर लड़ना होगा आतंकवाद को, लेकिन हमने लगातार देखा है और कई सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद पनप रहा है पाकिस्तान में, और चाहे वो कुछ भी बोलते रहे, टेरर फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब लगातार वहां से चलता आ रहा है। फिलहाल पाकिस्तान को जरूरत है 12 वोट्स की 39 वोट्स में से, ताकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सके, जो कि अब मुश्किल लग रहा है। जी, तो कमलजीत, क्यों कई अल्टीमेटम के बाद भी FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल पा रहा है? जैसे मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे वोट्स का बनता है, तो अगर इनके पास 3 ऐसे सहयोगी देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, चीन है, टर्की है, मलेशिया है, इनके वोट उसे रोकते हैं। यानी 3 वोट अगर उनको मिल चुके हैं तो यानी उन्हें ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन ग्रे लिस्ट में अपने आप में रहना अहम है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो लगातार बना रहता है। और आपको बता दें, पाकिस्तान इस तरह से नहीं है कि FATF में ही फेल हो रहा है। एक और सेकंड पैरेलल प्रोसेस है जिसे रीजनल एशिया पैसिफिक ग्रुप रहता है, उसमें भी 10 साल का एक रिव्यू होता है, जहां पे भी उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं कर पाए हैं, वहां पे भी वो एक्सपेडाइटेड एनहांस फॉलो अप में है। यानी ये जो तय किया गया है कि कितना कंप्लायंस है, पाकिस्तान लगातार कंप्लायंस में या तो पार्शली कंप्लायंट है या कई मुद्दों में नॉन कंप्लायंट है, तो उन्हें पूरी तरह से अगर कंप्लायंस देगा तब वो माना जाएगा। लेकिन दिखावे के लिए वो कहता है कि जैसे हमने कुछ काम किया है या फाइनेंशियली रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम देखते हैं कि आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं वो फटाफट अपना नाम भी बदल देते हैं, मोडस ऑपरेंडी बदल देते हैं, और वो पाकिस्तान के जो ISI है या आर्मी है उसके कोऑपरेशन से अभी भी लगातार है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम बात करें जो देश हैं, हम बात करें UK है, US है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये लोग खुश नहीं है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट अपनी की थी ऑन ग्लोबल कमिटमेंट के हम फाइट करेंगे टेररिज्म इन अफगानिस्तान, ये वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो काफी मापदंड है जहाँ पे पाकिस्तान अभी भी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहा है। अच्छा कमलजीत, चीन, टर्की और मलेशिया, ये तीनों ही देश ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहते? क्यों वे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और जबकि चीन की अगर बात करें तो वो कई मंचों पे ये बात कह चुका है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहता है, आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताता रहता है। ये कब तक जारी रहने वाला है? आप सबको पता होगा कि किस तरह से चीन लगातार दोस्त रहा है, पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड भी कहा जाता है, चाहे वो भारत के ऊपर हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर पे एक्शन के लेकर हो, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और घनिष्ठता उसके कई फायदे भी हैं, क्योंकि अपने आप में भारत के एक इमर्जिंग सर्जिंग पावर को रोकने के लिए भी पाकिस्तान काम आता है, और दूसरी तरफ से एंगेजमेंट लगातार वेस्टर्न बॉर्डर्स पे रखना, उसमें भी पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का सहयोग करता है। तो मिलकर इस तरह से ट्रबलसम नेबर्स हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इस्लामिक देश हैं, जहां हम बात करें टर्की है, जहां पे जिस तरह का दौर वो चल रहा है, उन्होंने एक स्टांस लिया है, लगातार उन्होंने कश्मीर को लेकर आलोचना की है भारत की, या दूसरे मुद्दे हैं उसको लेके भी की है। तो एक कन्फ्रंटेशन सा बन गया है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि टर्की काफी हद तक पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और उसके साथ भी हमने देखा है कि मलेशिया जैसे देश हैं। तो दूसरी तरफ हम देखें जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है या बाकी देश हैं, वो भारत के नजदीक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है वोट्स की, वहां पे पाकिस्तान को इन जो कंट्रीज हैं, ये 3 कंट्रीज हैं, उनसे बचाव मिल रहा है, और जाहिर सी बात है वो इस्लामिक देशों के नजदीक आने की कोशिश करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं। और हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने हासिल करने एक US लॉबी को भी हायर किया ताकि उनका नाम क्लियर हो सके, वो जो वहां की कंट्री जितने पावरफुल लोग हैं उनके करीब आ सके। तो एक गुड बुक्स में रहना चाहता है पाकिस्तान। पर लगातार अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आतंकी हमले पाकिस्तान से होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे भारत में हो, तो सीधा सीधा जो उसका लिंक है वो पाकिस्तान से होता है। ये थी इंडिया टुडे टीवी में डिप्टी एडिटर और विदेश मामलों की जानकार कमलजीत कौर संधू।
इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप FATF के बारे में और उसके काम के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का ज्ञान ध्यान सुनिएगा। हमारे साथी प्रतीक वाघमारे FATF से जुड़ी कई जानकारियां इस पॉडकास्ट में लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भारत में कोरोना वायरस का कहर कम होता दिख रहा है। रोजाना आने वाले मामलों में कमी देखी जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वायरस भारत में संभली हुई स्थिति में है। 1.5 महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या में करीब 2 लाख से ज़्यादा की कमी देखी गई। बुधवार को दूसरे दिन भी एक्टिव केस की संख्या 7.5 लाख कम रही, जो एक समय 9 लाख से ऊपर थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 64% एक्टिव केस सिर्फ 6 राज्यों में हैं। इनमें 50% महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में है। इस वक्त देश में कोरोना का आंकड़ा 76 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 54,404 नए केस मिले और 714 मरीजों की मौत हुई। तो कोरोना के केसेस में आई इस कमी की वजह क्या है, यही पूछा मैंने द ट्रिब्यून में हेल्थ जर्नलिस्ट अदिति टंडन से। देखिए, कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस का जब पैंडेमिक या एपिडेमिक होता है तो उसका एक नेचुरल कोर्स होता है। वो जो वायरस है एक पीक पे पहुंचता है और पीक पे पहुंचने के बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है वायरस के सिलेक्शन का और उसके लाइफ हिस्ट्री का। ये नेचुरल साइकिल है कि वो पीक करेगा और फिर कम होने लगेगा। तो हमारे देश में जैसा कि आपने ठीक कहा कि ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज आ चुकी हैं जो ये कह रही हैं कि सितंबर के माह में हमारे देश में एपिडेमिक पीक कर गया था। आपको याद होगा कि सितंबर 17 को सबसे ज्यादा डेली केसेस इंडिया में रजिस्टर हुए थे, जो 97,894 थे एक दिन में। वही डेली केसेस आप अगर आज देखें तो 54,000 के करीब हैं। तो बहुत डिक्लाइन शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि पीक आ चुका है। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट की सुपर मॉडलिंग स्टडी आई है, IIT हैदराबाद के प्रोफेसर ने की है और परसों ही लॉन्च हुई थी। उसमें इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों ऐसे केसेस नीचे आ रहे हैं और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि पीक आ चुकी है भारत में। उसकी जो सबसे बड़ी वजह इस साइंटिफिक मॉडलिंग स्टडी ने बताई है, जो हमारे देश की पहली मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी है पैंडेमिक को समझने के लिए, वो ये कह रही है कि करीब 30% भारत के वासियों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज आ चुकी हैं सितंबर के एंड तक। जिसका मतलब ये है अमन कि वायरस कब फैलता है? वायरस तब फैलता है जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन ससेप्टेबल होती है। मतलब आपको और मुझे सपोज वायरस ने नहीं छुआ और अभी तक हम बचे हुए हैं। जितने ज्यादा लोग वायरस से बचे रहेंगे उतना ज्यादा वायरस को फैलने का मौका मिलेगा। अदिति, भारत ने जो प्रतिदिन 10 लाख टेस्टिंग का स्तर था उसे 21 अगस्त को ही हासिल कर लिया था, मगर उसके बाद आज 2 महीने हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को भी हम देखें तो उसी स्तर पर हैं। टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा पाए हम? देखिए, टेस्टिंग की जो भारत की डेली कैपेसिटी है वो 15 लाख के करीब है। अब टेस्टिंग की कैपेसिटी 15 लाख होने का ये मतलब नहीं होता है कि 15 के 15 लाख टेस्ट रोज होंगे। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत टेस्ट होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कम टेस्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोड। आपको पता ही है कि भारत में गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई थी सितंबर के बिगनिंग में कि ऑन डिमांड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। मतलब आपको और मुझे अब प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं। अगर हमें महसूस होता है कि हमें कोई सिम्टम है, हम कहीं भी जाके टेस्ट करा सकते हैं। कैपेसिटी सरकार ने क्रिएट की हुई है। मैं आंकड़े अगर देखूं तो आप जैसा कह रहे हैं कि 9 लाख, आप सही कह रहे हैं, कुछ दिनों पर 9 लाख है। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो 10.83 लाख टेस्ट हुए हैं। कल 10.32 लाख टेस्ट हुए थे। अक्टूबर 18 को 8 लाख टेस्ट हुए थे और अक्टूबर 16 को 10 लाख टेस्ट हुए थे। तो टेस्ट की संख्या बदलती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि रोज एक जैसी रहती है, वो डायनामिक सिचुएशन होती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कि ये ऐसी बीमारी नहीं है अमन कि पता न चले कि कोई बीमार है। जैसे भारत में हॉस्पिटल्स में डेथ रेट बढ़ नहीं रहे हैं। सपोज कोई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो नेचुरल सी स्थिति है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा, उसका टेस्ट होगा, वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और डेथ के फिगर्स हमें बता देंगे कि हमारी स्थिति क्या है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अभी तक 9.72 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, जो पूरी दुनिया में
दूसरे नंबर पे है। हमारा देश सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट टेस्ट कर रहा है आज की डेट में साउथ कोरिया के बाद। तो ऐसा नहीं है कि हमारे केसेस इसलिए कम हो रहे हैं कि हमारे टेस्ट कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े एक महीने का एवरेज देखें टेस्टिंग का, तो एवरेज 10 लाख ही आ रही है उन सब दिनों की, अगर आप मिला के देखें। और टोटल टेस्ट मैंने आपको जैसा बताया कि पूरे दुनिया में दूसरे नंबर की टेस्टिंग हम कर रहे हैं आज की डेट में, और हमारा टोटल पॉजिटिविटी रेट कम होता जा रहा है। आज की डेट में 7.90% के करीब पॉजिटिविटी रेट है। टेस्ट बढ़ते जाते हैं अमन, पॉजिटिविटी रेट कम होता जाता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को टेस्ट करके ठीक करने की स्थिति में हो जाते हैं। अच्छा अदिति, अभी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने यह भी कहा है कि दिल्ली में एक रोज़ में 15,000 केस आ सकते हैं। त्योहारों और सर्दियों में तैयारी रखने के लिए कहा गया है, और अब तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी खुल गया है पूरी तरह से। तो आप किस तरह देखती हैं कि अब इस स्टेज पर आकर एक बार फिर जब दोबारा केस बढ़ना शुरू होंगे तो कितनी मुश्किलें होने वाली हैं? अमन, मुझे नहीं लगता कि अगर हम सब देश में रहने वाले सिटीजन मास्क पहने, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें और रेस्पिरेटरी हाइजीन को प्रैक्टिस करें, तो ऐसी स्थिति किसी भी प्रदेश में या किसी भी सिटी में आने वाली है। हम ये ना सोचें पहले ही कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे। आपने ठीक कहा कि एनसीडीसी की प्रेडिक्शन है कि अगर लोग त्योहारों में, फेस्टिवल गैदरिंग्स में बगैर प्रिकॉशंस के, मतलब ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में आते हैं, क्योंकि केरला का एग्जांपल हमारे सामने है, ओणम के बाद वहां पर एक सर्ज आई है, तो हमारे पास सीखने का मौका है। ऐसी हम स्थिति लाने ही ना दें। ये सब देखिए, पैंडेमिक को कंट्रोल करना तो अब हमारे हाथ में, केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। अगर ये 3 महीने पूरा भारतवर्ष, जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेशनल एड्रेस में कहा कि ढिलाई का टाइम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट देयर, और अगर हम कंट्रोल कर सकें, सुपर भी कह रही है कि फरवरी 2021 तक हम पैंडेमिक को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप और मैं एक दूसरे से दूर रहेंगे और वायरस को बॉडी नहीं मिलेगी पनपने के लिए। तो ये जो 15,000 की फिगर है दिल्ली में, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। तैयारी तो रखनी पड़ेगी हर प्रदेश को, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर लोगों ने ढिलाई बढ़ती तो हमारे पास बेड्स होने चाहिए, क्योंकि अचानक आपने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी उन्होंने लैक्सिटी दिखाई, बाहर घूमने लगे और कितने सर्जेस आ रहे हैं, सेकेंड पीक्स आ रही हैं, पीक आने के बाद सारा स्प्रेड शुरू हो गई है। भारत में भी ये अंदेशा है कि ये हो सकता है। वीके पॉल जो मेंबर हेल्थ नीति आयोग है, उन्होंने वार्निंग पहले ही दी है कि विंटर में सेकेंड पीक आ सकती है अगर हम ढिलाई बढ़ते, लेकिन अगर हम ढिलाई नहीं बढ़तेंगे तो नहीं आएगी। ये थी द ट्रिब्यून में हेल्थ जर्नलिस्ट अदिति टंडन। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है और चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए अब राजनीतिक पार्टियों के वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आने लगी हैं। महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए वादों की झड़ियां लगा दी हैं। एनडीए ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, तो वहीं महागठबंधन, कांग्रेस और एलजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इन घोषणा पत्रों में क्या दावे वादे किए गए हैं और किन बातों पर फोकस है, जानते हैं हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता कुमार कुणाल से। देखिए, इस बार एक अनूठा ऐसा चुनाव है जो जाति समीकरण को है ही, लेकिन जब बिहार की पार्टियों की बात अगर आप करें तो उसमें आमतौर पर इस तरीके की घोषणाएं नहीं दिखाई पड़ती है। इस बार ज्यादा जोर जो है वो युवा केंद्रित घोषणा पत्र पर रहा है। युवाओं को रिझाने की कोशिश की गई और ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि अभी हम जब ग्राउंड पर भी जाते हैं तो देखने को मिलता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जॉब क्रिएशन हुआ ही नहीं है और कई बाकी उद्योग जो है वो सिमट गए हैं, जैसे वो भी बंद हो गए हैं। तो इसलिए इस बार तो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हम शिक्षा का हब बनाएंगे, कोचिंग सेंटर के लिए जैसे लोगों को, बच्चों को कोटा जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर ही उनको
स्थिति ऐसी पैदा करेंगे कि यहाँ पर ही उनकी शिक्षा पूर्ण हो पाए। इसके अलावा जैसा जो सबसे बड़ी बात आज वर्ल्ड है, अगर हम कहें बिहार की राजनीति में, तो वो है 10 लाख नौकरियों का, जो कि आरजेडी वादा कर रही है, तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट अगर हमारी बैठेगी तो 10 लाख नौकरियां हम पहली बैठक में ही उस पर दस्तखत करेंगे और उनको हम लाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। उसको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है, 1,000 रुपए प्रति माह। तो बेरोजगारी, शिक्षा, इस तरीके के मुद्दों पर आमतौर पर बिहार में बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार चूंकि तो आप देख रहे हैं कि युवा चेहरे मैदान में है, जिसमें एक एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान है और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी है। उसकी वजह से युवाओं पर बहुत ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। तो ये एक बड़ा बदलाव है अगर हम पूरे घोषणा पत्रों को देखें तो। कुमार, आप ग्राउंड पर हैं, हमें बताइएगा कि किसके घोषणा पत्र को जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, घोषणा पत्रों पर हालांकि जनता विश्वास कम ही करती है, लेकिन ये है इस बार की 15 साल से नीतीश शासन है। हालांकि उन्होंने भी अपने कामों का पूरा ब्यौरा दिया है, लेकिन लोग अब एक माहौल में कहीं ना कहीं बदलाव की बात दिखाई पड़ती है। लेकिन बदलाव के साथ साथ लोगों को ये दिख नहीं रहा विकल्प कौन होगा। अगर नीतीश नहीं तो कौन होंगे? क्या वापस लालू युग में जाएगा? इसीलिए बदलाव होने के बावजूद विकल्प नहीं होना एक बहुत बड़ा लोगों के मन में दुविधा खड़ा करता है। ये एक तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, रोजगार होना चाहिए, उद्योग आने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन वो करेगा कौन? इसको लेकर के बड़ा ऊहापोह लोगों के मन में है और यही वजह है कि लोग अभी तक खास तौर पर उदासीन नजर आ रहे हैं। उदासीनता बहुत सारे लोगों में देखी जा सकती है, क्योंकि 15 साल का लालू राज और उसके बाद 15 साल का ही नीतीश था। दोनों में तरीके की उम्मीदें थी, वो कुछ हुआ नहीं जमीनी तौर पर। इसीलिए लोग बहुत निराश दिखाई पड़ रहे हैं, उदासीन दिखाई पड़ रहे हैं और मुमकिन है इस बार अगर वोटिंग हो तो एक तो कोरोना का भी प्रभाव है, तो शायद वो उदासीनता दिखे भी वोटिंग जब होगी तो शायद उसमें रिफ्लेक्ट हो। अच्छा कुणाल, आपने बताया कि जनता एक विकल्प की कमी महसूस कर रही है और नीतीश की ही ओर देख रही है। इसी के साथ मैं एनडीए के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। उसे लेकर लोगों में कैसा रुझान है और उसमें किन बातों पर फोकस किया गया है? एनडीए के रिपोर्ट कार्ड जो है वो विकास की बात करता है। विकास किस तरीके से विकास का है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सड़क पर अच्छी की है, हमने बिजली की स्थिति जो है वो बेहतर की है, 24 घंटे बिजली आती है। उसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है जिस पर बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि अभी जो एनडीए का चुनाव प्रचार का पूरा रुझान है वो इस तरफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर नीतीश नहीं आते हैं तो वापस लालू युग बिहार में शुरू हो जाएगा और तब जो कानून व्यवस्था थी वो वापस लोगों को परेशान करने आएगी। तो ये एक एनडीए का मुख्य एजेंडा के तौर पर ये लोगों को बताया जा रहा है कि आप नीतीश कुमार को ही सुनिए, क्योंकि जो भी बदलाव हुआ है बिहार में वो नीतीश के 15 साल के शासन काल में ही हुआ है। और इसीलिए एजेंडा जब उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है तो उसमें सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं और इसी तरीके की तमाम चीजें। कई सारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे कोई वह पुल है जो कि आरा बक्सर को जोड़ता है पटना से, या फिर महात्मा गांधी सेतु है जो कि दक्षिण बिहार को उत्तरी बिहार से जोड़ता है हाजीपुर में। इन तमाम दो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। सड़कों की हालत बीच में सुधरी जरूर थी, लेकिन अभी कई सारी जगहों पर सड़कें बहुत बुरी हाल में है। तो ऐसा नहीं है कि सड़कों की हालत बहुत बेहतर हो गई हो और लोग बहुत ज्यादा खुश हो ग्राउंड पर कि बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने, सड़कों से जो समय बचता था वो बचने लगा है। क्योंकि हम तो परसों ही बक्सर गए थे, 150 किलोमीटर का रास्ता था और हमें उसको तय करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि 150 किलोमीटर अगर तय करने में 5 घंटे लग रहे हैं तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है। तो ये भी आप समझ जाइए कि लोग क्या सोचते हैं कि इस तरीके की सड़कें बनाकर क्या कुछ फायदा। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता कुणाल, जो बिहार में इन दोनों रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी वे यहाँ वैशाली के एक गाँव में भी पहुँचे थे, जहाँ 800 घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं।
चुनाव सर पर हैं और लोगों को कमर भर पानी से होकर दिन रात गुजारना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। कोई नेता उनकी सुध लेने अब तक नहीं पहुंचा है। नाव के जरिए हमारे संवाददाता कुमार कुणाल यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोगों से उन्होंने बात की है, वो सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि जहाँ कुणाल खड़े होकर बात कर रहे हैं वहाँ भी कमर से ज़रा सा नीचे तक पानी है, और जो लोग बात कर रहे हैं वो भी इसी पानी में डूबे बात कर रहे हैं। कोई व्यवस्था कोई करवाया? नहीं भी, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। कब से ये हालत है? लमकम 2 साल पहले ये सब ठीक ठाक था। अभी 2 महीना से इधर बाहर हुआ है। इधर कोई राहत कसाव नहीं है, नाव भी नहीं, विधायक नहीं, MP ने कोई हम लोगों को मुलाकात करने वाले नहीं है। जीत के जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं वैशाली में झांकने। यही परिस्थिति है वैशाली का। कहते हैं सुशासन है यहाँ। तो सुशासन तो सर आपके सामने नजर आ रहा है कि सुशासन है कि पानी शासन है, यहाँ तो खुद नजर आ रहा है। सर क्या बोले आपसे, आप खुद ही से बोली बात आखिर है। अब बताइए सर, हम लोग कहाँ जाए, किसके सहारे हम लोग जिए? जो लोग आते हैं वोट लेके जाते हैं, फिर वोट लेने ही आते हैं, बीच में आते नहीं है। वोट आते हैं, वोट यहाँ चलता है, नाव चलता है, वोट के बाद जो विधायक है वो नजर नहीं आता है। क्या दिक्कत है? नहीं, बात सही है। सही है बात। क्या सही है? सही है कि कोई भी विधायक माने यहाँ वोट लेने के लिए आता है, लेकिन पानी में डूब के जाते हैं। पानी में तो हम लोग हेल के जा ही रहे हैं। हाँ। सर्वो सर्वा, लेकिन राजकिशोर सिंह हमारे विधायक जी है ना, कभी झांकी पारने नहीं आए हैं। राजकिशोर पटेल कभी भी नहीं आए हैं झांकी पारने की। हाँ, मेरा जनता दल को क्या हो रहा है, जनता को क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। ये बताइए क्या है यहाँ पे हाल? यहाँ तो सबसे पुराना प्रजातंत्र है। गरीब लोग का देख रहे हैं, 7 घर दहा हुआ है, कोई कुछ देखने सुनने वाला है ही नहीं है। और यहाँ लॉकडाउन के लेके लोग यहाँ बैठा हुआ है, कमाने उमाने वाला कोई सिस्टम है नहीं। लोग बैठ के खा रहा है कर्जा उर्जा कार के, और घर बनाने के लिए भी तहा पैसा नहीं है। सारा मरई टाटी जितना भी है सब गिरा हुआ है, और चारों तरफ गिरा हुआ है। लोग यहाँ पे तिरपाल टांग के रह रहा है। न मुखिया आया है, न कोई विधायक आया है, कुछ देने भी नहीं है। एक पैसा नहीं, यहाँ पानी पीने का भी साधन नहीं है। और दिन भर में हम रोज़ खबरों की एनालिसिस के साथ बिहार की ग्राउंड से कवरेज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। अब विदा लेने का वक्त है, लेकिन हम आपको एक ट्विटर पर आई हुई अपने यूज़र की प्रतिक्रिया पढ़कर सुनाते हैं। ममता चटर्जी नाम की महिला हैं जिन्होंने ट्विटर पर हमें प्रतिक्रिया दी है। उन्हें नामी ग्रामी में आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर बनाया गया प्रोग्राम बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा कि बहुत खुशी हुई मुझे, पॉडकास्ट में बताए गए फैक्ट्स अच्छे लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आप लोग भी हमें अपने फीडबैक दे सकते हैं, हम उन्हें अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। और इन्हें भेजने के कई रास्ते हैं। सोशल मीडिया तो आपको पता है ही, एक हमारा ईमेल भी है radio@aajtak.com, तो यहाँ भी आप अपने सुझाव, अपनी शिकायतें लिख कर भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अब चलता हूँ, नमस्कार।